स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट मुजफ्फरपुर पे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। एकदम ही एक लाइन का है और बहुत जल्दी याद होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे पॉइंट आपका आता है कौन सा, सिक्के यानी कि गोल्ड कॉइन्स जो आ जाते हैं, स्वर्ण सिक्के जो आ जाते हैं। तो स्वर्ण सिक्के के वर्णन में हम लोग देखेंगे, कहता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी किन्होंने जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी बैक्ट्रियन ग्रीक ने जारी किया था। अगर आपसे प्रश्न आए कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो वह हिंद यूनानियों ने जारी कर दिए थे। फिर है कि भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के कौन जारी किए। तो सबसे शुद्धता की जैसे ही चर्चा आएगी तो आ जाएंगे कुषाण के पास। ठीक है, शुद्धता की जैसे ही गारंटी लेना होगा तो आ जाएंगे कुषाण के पास। स्वर्ण सिक्का सबसे पहले अगर कोई जारी कर दिया था तो हिंद यूनानी था, जिसको हम बैक्टीरियन ग्रीक कहते हैं। लेकिन अगर भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के अगर किसी ने जारी किया तो वह कुषाणों ने जारी कर दिया था। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिसस था कुषाण वंश का। फिर आता है कि सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जो जारी किया तो गुप्त शासकों ने। इसमें तीन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि सबसे पहले यानी पहला बार में कौन जारी किया था, तो पहला बार में हिंद यूनानी जारी किया था। अब बहुत मतलब जारी कोई भी किया हो, लेकिन शुद्धता की सबसे ज्यादा जो गारंटी अगर रही थी तो उन किनके सिक्के में, कुषाणों के सिक्के में रही थी। अच्छा, सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी कर दिया, इस सिक्का पहला बार जारी किया, इस शुद्ध जारी किया। और तीसरा वाला क्या था कि सबसे अधिक जारी कर दिया था। इसका काम क्या था कि अधिक बहुत मात्रा में जो है सोना का सिक्का जारी कर दिया था। ठीक है, तो अधिकता वाले में कौन आ जाएगा, तो गुप्त शासक आ जाएगा। शुद्धता वाले में कुषाण शासक आ जाएगा और पहला वाला में आ जाएगा हिंदी यूनानी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शक बैक्टीरियन इंडो पार्थियन की जानकारी मिलती है तो किससे मिलती है। शक बैक्टीरियन या इंडो पार्थियन की जानकारी जो हमें मिलेगी वह किससे मिलती है, तो दोस्तों उसकी जानकारी हमें मिलेगी, हमें सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है, सिक्कों से इसकी हमें जानकारी मिलती है। जो शक बैक्टीरियन तथा इंडो पार्थियन है, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर दूसरा आता है आपका दूसरा यहाँ पे आ जाता है कुषाण साम्राज्य की समृद्धि का प्रमाण देते हैं। कुषाण साम्राज्य की समृद्धि का जो प्रमाण देता है वह क्या प्रमाण देता है, तो कुषाण साम्राज्य जो है उसके समृद्धि का प्रमाण जो देता है वह क्या देता है, तो वह देता है स्वर्ण सिक्का। कौन सा देता है, स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का जारी करना मतलब कुषाण साम्राज्य बहुत ही समृद्ध माना जाता था जो स्वर्ण सिक्का जारी करता था। ठीक है, फिर आता है कि भारत में प्राचीनतम लेखहीन सिक्के कहलाते थे, वह क्या कहलाते थे, तो भारत में जो प्राचीनतम लेखहीन सिक्के जो कहे जाते थे उसे कहा जाता था आहत सिक्का। क्या कहा जाता था, उसे आहत सिक्का कहते थे। उसे कौन सा सिक्का कहते थे, उसे आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपसे प्रश्न आएगा कि भारत में प्राचीनतम लेखहीन सिक्का आ जाएगा कौन सा, तो आहत सिक्का आ जाता है, प्राचीनतम जो लेखहीन आ जाएगा। फिर आता है कि सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के पाए गए हैं। सातवाहन शासक जो थे, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके सिक्के जो पाए गए हैं, इनके सिक्के पर पाए गए, इनके सिक्के पर क्या पाया गया है, तो इनके सिक्के पर जो पाया गया है, इनके सिक्के पर वह पाया गया है किसका चित्र मिला है, तो वह मिला है जलपोत का चित्र मिला है। किसका मिला है, जलपोत का चित्र मिला है। किनके सिक्के से मिला है, तो सातवाहन शासक जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके सिक्के से मिला है। कौन सा, तो जलपोत का चित्र मिला है आपका। फिर अगला प्रश्न है, सातवाहन सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह प्रमाण है। सातवाहन सिक्कों पर जो है जलपोत के चिन्ह जो है वह प्रमाण है, तो किस चीज का प्रमाण देता है, तो सातवाहन सिक्कों पर जो है जलपोत का चिन्ह आपको जो प्रमाण देता है वह देता है, किसका देता है, तो सशक्त सातवाहन सेना का, सशक्त सातवाहन सेना का देता है, सशक्त सातवाहन सेना का देता है। जो सातवाहन शासकों पर जलपोत के चिन्ह प्रमाण देते हैं किसके, सशक्त सातवाहन सेना का देता है, यानी कि उस समय इसकी जो सेना थी वह बहुत ही सशक्त मजबूत मानी जाती थी। चलिए, फिर है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के प्रमाण जो देते हैं वह कौन देते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, अच्छा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के प्रमाण अगर हमें कोई देता है तो वह प्रमाण देता है, वह देता है कौन सा, तो वह देता है व्याघ्र। कौन देता है, व्याघ्र शैली। वह कौन देता है, तो व्याघ्र शैली का चित्र देता है। व्याघ्र शैली के सिक्के जो मिलते हैं, व्याघ्र शैली के सिक्के, ये हमें प्रमाण देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के प्रमाण जो देते हैं वह कौन देते हैं, व्याघ्र शैली के सिक्के हमें देते हैं।
फिर आता है कि बीना बजाते हुए तस्वीर वाले सिक्के प्रमाणित करते हैं कि वह संगीत प्रेमी था, वह संगीत प्रेमी था। तो वह संगीत प्रेमी आपसे किसी भी इतिहास के प्रश्न में आएगा कि बिना बजाता हुआ अगर किसी का तस्वीर वायरल हुआ, सिक्का पर प्रमाणित हुआ, तो वह एक ही शख्स हो सकते हैं और वह है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त है। वह शासक कौन है? समुद्रगुप्त आ जाएंगे। चलिए फिर अगला है कि पुद्दुचेरी का स्थान जहां से रोमन सिक्के मिले हैं। पुद्दुचेरी का वह स्थान जहां से रोमन सिक्के मिले हैं। तो वह रोमन सिक्के जो मिले थे वह कहां से मिले थे? तो रोमन सिक्के मिले थे अरिकमेडु से। रोमन सिक्के कहां से मिले थे? रोमन सिक्के मिले हैं अरिकमेडु से। मेडू से मिले हैं रोमन सिक्के। कहाँ से मिले हैं? अरिकामेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर आता है अगला प्रश्न कि रोमन सिक्के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। रोमन सिक्के व्यापारिक संबंध पर जो प्रकाश डालते हैं वह किस पे प्रकाश डालते हैं? किस चीज़ के लिए प्रकाश डालते हैं? तो वह जो प्रकाश डालता है वह डालता है आपका किस चीज़ के लिए डालता है? तो वह डालता है दक्षिण भारत रोम पर। दक्षिण भारत और रोम पर प्रकाश डालता है। दक्षिण भारत और रोम पर प्रकाश डालता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि कश्मीर का स्थल जहां मिले गर्तावास। गर्तावास मतलब होता है गड्ढा घर, जहां आरंभिक मानव संस्कृति के साक्ष्य देते हैं। आरंभिक मानव जो है वह संस्कृति के जो साक्ष्य देते हैं वह कहाँ से मिले हैं? तो आरंभिक मानव के संस्कृति के साक्ष्य अगर जो हमें मिला है, गड्ढा घर का जो मिला है, तो वह कहाँ से मिला है? हमें गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है तो वह मिला है बुर्जा होम से। कहाँ मिला है? बुर्जा होम से मिलता है, जहाँ पे गड्ढा का घर मिला है। बुर्जा होम से क्या मिला है? गड्ढे का घर मिला है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मौर्यकालीन राजप्रसाद के भग्नावशेष जो मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं? तो मौर्यकालीन राजप्रसाद के भग्नावशेष जो मिले हैं वह मिले हैं कहाँ से? तो यह आपके मिल जाते हैं पटना में। कहाँ से? तो पटना में आपका मिल जाएगा। कहाँ से? तो पटना में मिल जाता है कुम्हरारा। कहाँ से मिल जाएगा? कुम्हरारा। पटना में मिल जाएगा। कहाँ से? कुम्हरार से मिल जाएगा। और यह कुम्हरार जो है यह कहाँ? वर्तमान में पटना में अवस्थित है। कुम्हरार जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया गया, शेरशाह सूरी ने नाम बदल कर दिया था, और पाटलिपुत्र नाम जो रखे थे वह उदयन नाम रखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद प्रकाश डालता है। पाटलिपुत्र का जो राज प्रसाद है वह प्रकाश डालता है। वह किस पे प्रकाश डालता है? तो वह प्रकाश डालेगा आपका किस चीज़ पे डालेगा? जहाँ से हम लोग आए हैं वह कौन सा? मौर्यकालीन का। किस पे डालता है? मौर्यकालीन। किस पे डालता है? मौर्यकालीन कला पर डालता है। मौर्यकालीन कला पर इतिहास डालता है। पाटलिपुत्र का राजप्रसाद जो प्रकाश डालता है वह मौर्यकालीन कला पर प्रकाश डालता है। फिर आता है अतरंजी खेरा जो उत्तर प्रदेश से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेरा से जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं वह कब के आ सकते हैं? तो अतरंजी खेरा से जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं यह आपके आ जाएंगे 600 बीसी के आ जाएंगे। 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट से, यानी कि ईसा पूर्व से आ जाएंगे। 600 बीसी के आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है 8वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में मिला। तो 8वीं शताब्दी का जो बौद्ध मंदिर हमें इंडोनेशिया में मिला वह कहाँ से मिला? तो वह मिला था बोरोबुद्दुर से मिला था। वह कहाँ से मिला था? बोरोबुद्दुर से मिला था। बोरोबुद्दुर से मिला था। बोरोबुद्दुर में कहाँ से? तो बोरोबुद्दुर जावा से मिला था। 8वीं शताब्दी का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में बोरोबुद्दुर से मिला था। और कहाँ? बोरोबुद्दुर में जावा से मिला था। अच्छा, महायान बौद्ध के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार का साक्ष्य देता है। दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्रसार का साक्ष्य देता है वह कौन साक्ष्य देता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर कोई प्रसार का साक्ष्य देता है तो वह देता है कौन सा मंदिर? तो वह देता है बोरोबुद्दुर का मंदिर देता है। कौन सा? बोरोबुद्दुर का मंदिर जो है, बोरोबुद्दुर का बौद्ध मंदिर। बोरोबुद्दुर का जो है बौद्ध मंदिर देता है। बोरोबुद्दुर का बौद्ध मंदिर देता है, हमें जानकारी देता है बोरोबुद्दुर का बौद्ध मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि कंबोडिया में विश्व की सबसे बड़ी विष्णु मंदिर के अवशेष, यानी कि कंबोडिया में जो मंदिर है, कंबोडिया में विश्व की सबसे बड़ी मंदिर वह किस भगवान के? विष्णु भगवान के। तो अच्छा, विष्णु भगवान के अवशेष पाए गए हैं। तो विष्णु भगवान के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो हमें मिल जाएगा अंकोर वाट से। कहाँ मिल जाएगा? अंकोर वाट से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? अंकोर वाट। कंबोडिया से मिल जाएगा, अंकोर वाट से मिल जाएगा। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, हिंदू मंदिर जो माना जाता है वहाँ किनके? तो विष्णु जी के मंदिर है वहाँ पे, विष्णु भगवान विष्णु की मूर्ति मिलती है वहाँ पे। फिर आ जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रमाणित करता है। तो वैष्णव धर्म के प्रसार को अगर दक्षिण पूर्व एशिया में अगर माना जाता है कि वैष्णव धर्म प्रसारित हुआ तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा? तो इसका प्रमाण हमें मिल जाता है अंकोर वाट मंदिर से। कहाँ से मिल जाता है? अंकोर वाट मंदिर से इसका प्रमाण मिल जाता है, अंकोर वाट मंदिर से। चलिए फिर अगला आ जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा आ जाएगा? तो विश्व का
वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर के रूप में अगर हम जानते हैं तो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर आ जाएगा अंकोर वाट। कौन सा आ जाता है? अंकोर वाट आ जाएगा, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर आ जाएगा। अच्छा, मंदिर निर्माण शैलियों से जानकारी मिलती है, तो मंदिर निर्माण शैली से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है कला का, कला के अलावा विकास का मिलता है कि कैसे, जैसे कला विकसित हुआ तो विकास जरूर हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कि प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण शैलियाँ, प्राचीन भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है, यहाँ है कि नागर शैली का जो मंदिर होता था इसका प्रयोग उत्तर भारत में होता था। आपसे प्रश्न आएगा कि नागर शैली के मंदिर का प्रयोग कहाँ? तो इस शैली का उत्तर भारत में होता था। द्रविड़ शैली का आ जाएगा तो दक्षिण भारत में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ नगारा बजाना होगा तो नगारा जो बजेगा वह कहाँ पे? उत्तर भारत में बजेगा। ध्यान रखना है कि नागर यानी नगारा, नगारा कहाँ बजाना है? उत्तर भारत में। और द्रविड़, द से द्रविड़ और द से दक्षिण आ जाएगा। राहुल द्रविड़ भी उधर से ही है, दक्षिण भारत से ही है, तो द्रविड़ जो शैली आ जाएगा वह कहाँ? दक्षिण भारत से आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा कि दक्षिणापथ के कुछ मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियाँ प्रयोग हुई है, तो इस शैली को क्या कहा जाता है? बेसर शैली। जहाँ नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का दक्षिणापथ में मिलेगा, नागर और बेसर दोनों, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों अगर मिल जाता है उसे कौन सी शैली कहा जाता है? उसे बेसर शैली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण जो आरंभ हुआ था, उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण वह कब, किसके मतलब किस वंश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका प्रारंभ हो गया था गुप्त काल से। यह कब प्रारंभ हो गया था? यह हो गया था गुप्त काल में प्रारंभ हो गया था, ठीक है। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हो गया था। फिर अगला प्रश्न यहाँ आपका आता है कि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण जो आरंभ हुआ था वह कब प्रारंभ हो गया था? तो दक्षिण भारत में मंदिर जो बनाने का प्रारंभ हुआ था वह हो गया था 6ठी शताब्दी। कब हो गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी में हो गया था, 6ठी शताब्दी में हो गया था, यानी कि 6ठी ईस्वी में ही हो गया था। ईसा पूर्व में नहीं जाना है, 6ठी शताब्दी में ही हो गया था। 6ठी शताब्दी में ही किसका? तो 6ठी शताब्दी में ही दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान का स्थान जहां से प्राप्त गौतम बुद्ध के विशालतम प्रतिमा आतंकवादियों ने तोड़ दिया था। गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर जो है, बहुत बड़ा विशाल प्रतिमा बनाया गया था, वह अफगानिस्तान में बनाया गया था, जो सबसे बड़ा था, और उसको कौन तोड़ दिया? आतंकवादियों ने तोड़ दिया। तो आतंकवादियों ने जो तोड़ दिया वह कहाँ पे बनाया गया था? तो वह बनाया गया था, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि वह बामियान में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बामियान में इसे बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख हैं। तो भारत में सबसे पुराने जो अभिलेख आ जाएंगे वह किसके आ जाते हैं? वह आ जाते हैं सिंधु सभ्यता के। भारत में सबसे पुराने अभिलेख किसके आ जाते हैं? तो यह आ जाते हैं सिंधु सभ्यता के अभिलेख आ जाते हैं। भारत में सबसे पुराना अभिलेख आ जाता है सिंधु सभ्यता का जो अभिलेख आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि परंतु अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। कौन सा अभिलेख? तो जो पढ़ा नहीं जा सका है वह कौन सा अभिलेख नहीं पढ़ा जा सका है? तो वह सिंधु सभ्यता का अभिलेख है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सबसे पुराना है और इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पढ़े गए प्राचीनतम अभिलेख जो है वह कौन से है? तो भारत में जो पढ़े गए प्राचीनतम अभिलेख जो आ जाएंगे वह कौन से आ जाएंगे? तो यह आ जाएंगे मौर्य सम्राट अशोक। किनके आ जाएंगे? मौर्य वंश के शासक है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है। मौर्य सम्राट अभिलेख जो है इनके अभिलेख को पढ़ा गया है। इनके अभिलेख को खोजा गया था 1837 में, पढ़ा गया था 1837 में, जबकि खोज लिया गया था 1750 में ही खोज लिया गया था। आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अशोक के अधिकांश अभिलेख खुदे। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख खुदे हैं वह किस लिपि में खुदे हैं? तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश अभिलेख खुल गए हैं या खुदे गए थे, दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख जो खोदे गए थे वह किस में खोदे गए थे? तो वह खोदे गए थे ब्राह्मणी लिपि में। किस में खोले गए थे? या ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा इनके अभिलेख मिलेंगे। किन से लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। यहाँ खोदी गए मतलब कौन से भाषा में, किस भाषा में, किस लिपि में उसको पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया? तो कौन सी? ब्राह्मणी लिपि में इसे उत्कीर्ण किया गया था। फिर आता है कि अशोक के अभिलेखों की अन्य लिपियां हैं कौन कौन सी आ जाती है? तो अशोक के अभिलेखों की 2 और अन्य लिपियां आ जाती है। वह कौन कौन सी आ जाती है? उस पर ध्यान देंगे तो वह आ जाती है खरोष्टी। वह कौन आ जाती है? वह आ जाती है खरोष्टी। और खरोष्टी के अलावा आ जाती है अरमाइक। खरोष्टी के अलावा आ जाती है अरमाइक। खरोष्टी और अरमाइक आ जाती है। जो लिपि है वह खरोष्टी और अरमाइक आ जाती है। फिर आता है भारत में तमिल। भारत में क्या है यहाँ पूछ रहा है कि भारत में जो आ जाएगा, भारत में तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी एवं हिंदी जैसी प्रमुख भाषाओं का जो विकास हुआ वह किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों यह जो लिपि विकसित हुआ, यह लिपि विकसित हुआ है किससे? तो यह लिपि विकसित हुआ है ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुआ है। यह किससे विकसित हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरमाइक जो है लिपि में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। अरमाइक लिपि में जो अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? तो अरमाइक लिपि में अशोक के अभिलेख जो मिल जाएंगे हमें मिलेंगे लमगान से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? तो हमें मिलता है लमगान से। अच्छा यह लमगान कहाँ अवस्थित है? तो लमगान अवस्थित है अफगानिस्तान में। लमगान कहाँ अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में अवस्थित है लमगान जो अवस्थित है। कहाँ पे? तो अरमाइक वाला जो मिलेगा वह कहाँ से? लमगान से मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के खरोष्टी लिपि के में जो अभिलेख मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख वह कहाँ से मिलते हैं? तो अशोक के खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख मिलेगा वह आपको मिल जाता है मनसेहरा से। कहाँ से मिल जाता है? मनसेहरा। वह आपको मिल जाता है मनसेहरा। मनसेहरा से और एक जगह और से मिलता है और वह जगह का नाम है मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। कहाँ से मिलता है? मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से मिलता है। मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से मिलता है। खरोष्टी लिपि में मिल जाएगा। खरोष्टी में कहाँ से? मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से। अरमाइक में कहाँ से मिल जाएगा? तो लमगाना से मिल जाता है। अरमाइक में जो मिल जाएगा। अच्छा अशोक का एक द्विलिपीय यानी ग्रीको अरमाइक अभिलेख मिला है। द्विलिपीय मिला है। ग्रीको अरमाइक जो मिला है वह कहाँ से मिला है? तो द्विलिपीय जो मिला है वह मिला है एक जगह का नाम है कौन सा? तो सार ए कुन्हा। कौन सा मिला है? सार ए कुन्हा अभिलेख। कौन सा? सार ए कुन्हा अभिलेख मिला है। तो यह सार ए कुन्हा अभिलेख कहाँ मिलेगा? तो यह कंधार में मिला है। ठीक है सार ए कुन्हा अभिलेख कहाँ से? कंधार से मिला है जहाँ पे द्विलिपीय ग्रीक और अरमाइक, ग्रीको और अरमाइक दोनों का प्रयोग किया गया। ग्रीक का भी प्रयोग किया गया, अरमाइक का भी प्रयोग किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले जो 1837 में सफलता पाई, तो 1837 में जो पढ़ने में सफलता पाई उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। उस व्यक्ति का नाम क्या लिखेंगे? उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जेम्स प्रिंसेप। उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जेम्स प्रिंसेप। उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जेम्स प्रिंसेप जिसने 1837 में पढ़ लिया था। अच्छा टी पैंथलर ने 1750 में खोज दिया था इसे। 1750 में कौन खोजा था? तो टी पैंथलर ने इसे 1750 में खोज दिया था। आपसे प्रश्न आएगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में खोजा गया और पढ़ने की सफलता 1837 में मिली थी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। तो अशोक के अभिलेख को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है 8 वर्गों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में अशोक के अभिलेखों को बांट दिया गया है। तो अभिलेख कौन सा आ जाता है? इस पे ध्यान देंगे कि जो अशोक का अभिलेख है जो 8 भागों में बांटा गया है वह कौन सा है? सबसे पहला आता है आपसे शिलालेख। अच्छा तो शिलालेख जो आता है आपसे प्रश्न आएगा कि शिलालेख की संख्या कितनी आ जाती है? तो दोस्तों शिलालेख जो आता है, शिलालेख आ जाता है 14। शिलालेख कितना आ जाता है? 14। और आपसे प्रश्न आएगा कि यह शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? तो शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। शिलालेख कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। कौन सा? शहबाजगढ़ी से, मनसेहरा से और कलसी से मिला है, गिरनार से मिला है और उसके बाद जो मिला है सोपारा से मिला है, धौली एवं जोगदा से मिला है। धौली जोगदा के बाद जो आप आ जाइएगा कि धौली जोगदा के बाद यहाँ देखिए येरेगुड्डी से मिला है। धौली जोगदा के बाद कहाँ से मिला है? तो येरेगुड्डी जो आंध्र प्रदेश में है मिला है। ठीक है तो 8 स्थानों से प्रश्न आएगा शिलालेख की संख्या क्या है? 14 गो। मिला कितना स्थानों से? तो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। फिर अगला आ जाता है कि लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख की संख्या कै गो आ जाएगी? तो दोस्तों लघु शिलालेख की संख्या आ जाती है 14 + 2 यानी कि 16 गो मिल जाएगा। और यह कहाँ से? तो देश के विभिन्न 14 स्थानों से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है फिर आता है भाब्रू लेख। तो भाब्रू लेख की संख्या कितनी? भाब्रू लेख की संख्या 1। और यह कहाँ से मिला है? यह मिला है बैराट राजस्थान से मिला है। फिर आता है पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख की संख्या जो लिखी जाती है यह आ जाती है 3। पृथक शिलालेख की संख्या कितनी? 3। और कहाँ से? तो कलिंग उड़ीसा से मिला है। फिर आ जाता है कि स्तंभ लेख। फिर क्या आ जाएगा? स्तंभ लेख आ जाता है आपका। तो स्तंभ लेख की संख्या कै गो आ जाती है? तो स्तंभ लेख की जो संख्या आती है स्तंभ लेख आ जाएगा 7।
स्तंभ लेख की संख्या क्या गो 7 गो। कहाँ से मिला है? देश के 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। फिर आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ भी इसके जैसा ही 7 गो आ जाएगा और यह भी देश के विभिन्न स्थानों से ही प्राप्त किया गया है। स्तंभ लेख 7, लघु स्तंभ लेख भी 7 गो आ जाएगा। फिर आता है तराई लेख। तराई लेखों की संख्या क्या गो? तराई लेख एगो है। जो नेपाल की तराई से मिला है वह कौन सा है? निगलीबा मिला है। निगलीबा, नेपाल की तराई से कौन? निगलीबा मिला है, ध्यान रखना है। 8वां आ जाएगा आपका कि गुहा लेख। गुहा लेख की संख्या क्या है गो? गुहा लेख भी एगो है और यह कहाँ से मिला है? बराबर की पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार से मिला है। कहाँ से मिला है? बराबर की पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार से मिला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे कल नए विषय के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।